सो हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? आज हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोम पढ़ने वाले हैं बच्चों। पोम का नाम है एमेंडा। एमेंडा जो है ना, ये एक चाइल्ड सेंट्रिक पोम है, मतलब कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस पोम को लिखा गया है। उनकी अपब्रिंगिंग कैसी होनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखकर इस पोम को लिखा गया है। क्योंकि इस पोम की जो पोइटिस हैं रॉबिन क्लेन, वो भी एक बच्चों से रिलेटेड फिक्शन, चाइल्ड फिक्शन बहुत ज़्यादा लिखा है इन्होंने। और ये खुद ही बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए और बच्चों के लिए काफ़ी कुछ राइटिंग में लिख चुकी हैं। और इस पोम के अंदर भी बताना चाहती हैं आपको बहुत ही स्पेशल मैसेज, स्पेशली पेरेंट्स के लिए। तो ये जो पोम आप मेरे साथ में पढ़ेंगे, इस वीडियो को आप चाहें तो अपने पेरेंट्स के साथ में भी देख सकते हैं, क्योंकि आज उनको बहुत डांट लगने वाली है जब मैं इस चैप्टर को आपको पढ़ाऊंगी। मैं नहीं डांट रही हूँ, जो हमारी पोइटेस है ये समझाएंगे एक्चुअली कि बच्चे को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए आपके घर में उसका जो बिहेवियरल पैटर्न है उसको कैसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, किस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग करनी चाहिए। अगर आप एक अच्छा बच्चा अपने घर में चाहते हैं, जो जब आप उसकी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो एक अच्छे पर्सन की पर्सनैलिटी बने, नेगेटिविटी उसके अंदर ना आए, जो इमेजिनेशन पावर है उसके अंदर वो ख़त्म ना हो और एक इंडिपेंडेंट चाइल्ड बन पाए, तो वो किस तरीके से होगा, इस बारे में इस पोम के अंदर आपको बताया गया है। डायरेक्टली कोई मैसेज नहीं दिया गया है, लेकिन जो अमेंडा के साथ होता है उससे हमें सीखना है कि एग्जैक्टली अमेंडा को क्या प्रॉब्लम्स थी जो अपने पेरेंट्स की वजह से फेस करनी पड़ी, और उसका सल्यूशन क्या है, हम और क्या है जो अच्छा उसके बारे में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे। समरी में आपको साथ साथ इसकी बताती जाऊंगी, एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन रहेगी, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग रहेंगे, और इसके साथ में लास्ट में हम लोग करेंगे पोइटिक डिवाइसेस, मतलब कि कौन कौन सी पोइटिक डिवाइसेस यहाँ यूज़ हुई हैं। एक बहुत अच्छी पोइटिक डिवाइस आपको देखने को मिलेगी इस पोम के अंदर, मैं आपको बताती हूँ। वो जो पोइटिक डिवाइस है वो है दिस वन। पहले हम इस पोइटिक डिवाइस के बारे में बात करते हैं बच्चों, फिर हम लोग आगे का पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो पोइटिक डिवाइस मैं आपको बता रही हूँ वो ये वाली है। दिख रहा है आपको कुछ नया कुछ दिख रहा है इस पोम के अंदर? ऐसा कुछ जो हमने पहले ना देखा हो, कुछ भी दिख रहा है तो बताओ। कैन यू सी समथिंग? कुछ ऐसा जो हमने पहले ना देखा हो, ऐसा कुछ आपको अगर यहाँ दिख रहा है तो आप मुझे बताएंगे। इस पोम के अंदर आप बोलेंगे मैम हमने ना पोम्स में काफ़ी बार लिखा हुआ तो काफ़ी कुछ देखा है, लेकिन ये क्या है, ये व्हाट इज़ दिस, ये ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है? बस यहीं पर आप समझ गए, ये है एक पोइटिक डिवाइस। इसको बोलते हैं बच्चों पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या होता है? पैरेंथेसिस होता है इंटरवल या ब्रेक, आप इसको बोल सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कोई पोम चल रही है, अब आप अपनी बुक खोलो, ठीक है, अपनी बुक के अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं इस तरीके से, और बीच बीच में पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं इस ब्रैकेट के अंदर। इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए मटेरियल को ही पैरेंथेसिस बोलते हैं, जिसके अंदर होता क्या है कि भाई हम अपनी कोई सॉन्ग सुना रहे थे, कोई पोम सुना रहे थे, कोई बात कर रहे थे, कोई थॉट बता रहे थे, लेकिन बीच बीच में उसमें ना ब्रेक आ गए। जैसे जब हम कोई मूवी देखते हैं टीवी पर, तो उसके बीच में जब हम सीरियल देख रहे होते हैं तो उसमें क्या है, ब्रेक्स आते हैं। यूट्यूब पे आजकल तो हर चीज़ यूट्यूब पर देखी जाती है, तो जब हम यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं तो बीच बीच में ब्रेक्स आते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही होता है ये पैरेंथेसिस। अब इस ब्रेक के अंदर क्या आएगा भाई? कोई एडवर्टीजमेंट आ सकता है, कोई एक जोक बीच में कोई सुना सकता है, या कोई अपनी थॉट बीच में बता सकता है। मान लीजिए कोई एक प्रोग्राम चल रहा है और बीच बीच में मैं अपनी थॉट्स उसमें चलाती जा रही हूँ, तो इस पोम के अंदर क्या होगा, स्टार्टिंग की जो लाइन्स है जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि एक पेरेंट है। अब ये मदर है फादर है वो हमें नहीं पता, क्योंकि बेसिकली चैप्टर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है पोम के अंदर, है ना। ऐसा नहीं बोला कि मम्मी है जो डांट रही है या पापा है जो डांट रहे हैं, बस बोला गया है कि कोई तो गार्जियन है, तो कोई तो एक पेरेंट है जो डांट रहा है बच्चे को। और इस डांट के बीच बीच में ब्रैकेट्स के अंदर बच्चे की थॉट्स को भी दिखाया गया है। तो ये जो थॉट है ये किसके थ्रू है? पैरेंथेसिस डिवाइस इसको बोलेंगे, कि हम एक डिवाइस के थ्रू जिसका नाम है पैरेंथेसिस, बीच बीच में अपने थॉट्स भी डाल सकते हैं। इसको हम ब्रेक, इंटरवल, ऐसा नहीं है हमेशा थॉट्स से डाली जाती है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आप इसको बोलो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आपको ब्रैकेट के अंदर मिलेगी, इसको हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो ये आपको हर पैराग्राफ में दिखेगा। देखो ये हुआ, फिर बीच में फिर पैरेंथेसिस आ गया, ये हुआ, फिर बीच में पैरेंथेसिस आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब ये पैरेंथेसिस का ही सारा खेल है बच्चों की, लास्ट में ये पैरेंथेसिस नहीं होगा। सबसे आखिरी में आप अपनी बुक खोलो और देखो, बिल्कुल आखिरी में अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे, वहाँ कोई ब्रैकेट में पैरेंथेसिस नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं बोल रही है अमेंडा, बिल्कुल शांत हो गई है।
अब इससे क्या एक्सप्लेनेशन निकलती है या हमने क्या सीखा, वो अब हम समझेंगे इस चैप्टर को पढ़ते टाइम। ठीक है, तो चलिए आज पोम की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पोम का नाम है एमेंडा। ऑथर हैं इनकी जो राइटर हैं, मतलब जो पोइटेस हैं, वो हैं रॉबिन क्लेन, ये हैं दिखने में। और इस पोम की थीम है चाइल्ड सेंट्रिक। सो द सेंटर ऑफ द थीम ऑफ द पोम इज अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड, कि बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे करते हैं। मैंने काफ़ी बार अपब्रिंगिंग वर्ड बोला, आप मीनिंग समझ गए इसका, किसी बच्चे का पालन पोषण करना, उसको बड़ा करना, राइट। तो जैसे आप एक छोटे बच्चे थे तो धीरे धीरे आप बिहेवियर सीखे, अपने पेरेंट्स को आपने देखा, ऑब्जर्व किया, आपके अड़ोसी पड़ोसी, स्कूल गए, बच्चों को देखा, टीचर्स को देखा, फिर आपने ऑब्जर्व किया, अच्छा मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ और मुझे सोशल लाइफ में इस तरीके से रहना है। जैसा आपने अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा, वैसे वैसे आप भी सीख गए, राइट। पेरेंट्स ने झगड़ा किया, आप थोड़े से लड़ाकू बन गए। पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा प्यार किया तो आप थोड़े पैम्पर्ड चाइल्ड बन गए। बहुत ज़्यादा प्यार किया तो ओवर पैम्पर्ड चाइल्ड बन गए, है ना। डांटा तो आप थोड़े अग्रेसिव हो गए। तो ये एक अपब्रिंगिंग का तरीका होता है। तो कैसे करें बच्चे की अपब्रिंगिंग, क्या सिखाएं उसको, कैसे सिखाएं उसको कि वो एक सीधा साधा अच्छा समझदार, एक अच्छा नेशन का एक अच्छा पर्सनैलिटी वाला पर्सन बन सके। क्या करें ऐसा, तो चलो कुछ सीखते हैं। क्या नहीं करना है वो आज इस पोम से सीख जाएंगे, और धीरे धीरे फिर इसको हम लोग टर्न करेंगे कि कैसे अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग करनी चाहिए हमें। ठीक है, सो चाइल्ड सेंट्रिक पोम है, बच्चे की अपब्रिंगिंग के ऊपर है। वाइल इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू टीच देयर चिल्ड्रन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, अपने बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी है क्या सही है क्या गलत है। एंड इनकलकेट गुड हैबिट्स इन दैम, इनकलकेट मतलब उनके अंदर आदतों को डालना, अच्छी अच्छी आदतें बच्चे के अंदर होनी चाहिए। एंड मैनर्स इन दैम, दे ऑल्सो नीड टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर फ्रीडम एंड देयर डिज़ायर्स। बच्चे के फ्रीडम को, उसकी डिज़ायर्स को दबाना नहीं है। दिस इज़ वेरी सेंसिटिव मैटर। तो आप चाहते हैं आपके बच्चे के अंदर अच्छी आदतें पड़ें, वो सही गलत सीखे, सब सिखाइए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द फ्रीडम एंड द इमेजिनेशन द चाइल्ड हैज़, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दैट। बच्चे का फ्रीडम नहीं गायब होना चाहिए, बच्चे की डिज़ायर्स को वैल्यू मिलनी चाहिए। और इस सेंसिटिव मैटर का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कह सकते हैं कि आप एक अच्छे पेरेंट हैं या बच्चों की अच्छी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ एमेंडा के साथ कि उसकी अपब्रिंगिंग हमको गलत लगी, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी उसके साथ में। चलिए देखते हैं पोम के अंदर। पोम जब शुरू होती है तो हम ऐसा कुछ नज़ारा देखेंगे पोम में। इमेजिन कर सकते हैं कि एक बच्ची है जो चेयर के ऊपर बैठी हुई है और सैड है, स्लाउचिंग पोजीशन में है, और जो उसकी मॉम है वो उसको डांट रही है। अभी मैंने फिर आपको बताया पोम के अंदर ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि ये मॉम है या फादर है, पेरेंट हम इसको बोलेंगे, बट हमें ये पता है कि उसको डांट पड़ रही है अपने उठने के ऊपर, बैठने के ऊपर, होमवर्क ना करने के ऊपर, चॉकलेट खाने के ऊपर, एंड ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, सो पोम शुरू होती है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। अभी आपने इन तीनों लाइंस में आपने नोटिस किया कि उसको कुछ कमांड दी जा रही है। जब हमने एक्टिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट किए थे ना, तो डोंट 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 मतलब उसको मना किया जा रहा है कुछ करने के लिए, कमांड हो गई, ऑर्डर हो गया। तो अमेंडा अमेंडा अमेंडा, एक ही वर्ड तीनों लाइंस में बार बार आ रहा है, इसको हम बोलते हैं रेपिटेशन। तो ये रेपिटेशन की आपकी पोएटिक डिवाइस हो गई। अब आप नोटिस करेंगे तो तीनों ही लाइनों की जो स्टार्टिंग है, नहीं तीनों की नहीं, स्टार्टिंग की दो लाइनों की जो स्टार्टिंग है वो डोंट वर्ड से। बताइए कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई है, जल्दी से चैट सेक्शन में मुझे सब लोग बताएंगे कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई है। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, तो आपको अमेंडा अपने नेल्स को बाइट नहीं करना है। अब आपने देखा होगा ना, यूजुअली बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को ये बोलते हैं। अब इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ये गंदी आदत है, अपने नेल्स बाइट करना इज़ रियली नॉट अ गुड हैबिट, तो प्लीज़ डोंट डू दिस, हमें नहीं करना चाहिए। और इसकी जो पेरेंट हैं इसको बिल्कुल सही बात सिखा रहे हैं, डेफिनेटली, राइट। सो डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, नाउ डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। तो देखो आपसे पेरेंट्स बोलते होंगे ना, ऐसे सीधा बैठा करो, ऐसे, राइट, चेयर पे भी बैठना तो ऐसे नहीं बैठना है, हंच नहीं दिखना चाहिए, हंच मतलब ऊपर जो ऊपर निकल आता है, ऐसे नहीं बैठना है, सीधा बैठो। स्लाउचिंग भी नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा जब हम सोफे पे बैठे हैं या चेयर पे बैठे हैं, स्कूल की चेयर पे भी जब हम बैठे होते तो बैठे 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 हम ऐसे करके ऐसे हो जाते हैं। नो, वी हैव टू सिट स्ट्रेट, एंड दिस इज ट्रू, ये सही बात है, ऐसे ही बैठना होता है, राइट।
अब आप ऐसे फिर से बैठ गए, फिर नो 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 नॉट लाइक दैट, सीधा बैठो, तो उसको स्लाउचिंग करना कहते हैं। ये हंच निकालना हो गया, राइट। तो आपको क्या है, हंच नहीं करना है, स्लाउचिंग नहीं करना है, स्ट्रेट बैठना है, नेल्स नहीं काटने हैं। ये अमेंडा के पेरेंट उसको बोल रहे हैं। क्या क्या बोला, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, सीधा बैठो, राइट, सिट अप करो बट सीधा अमेंडा। तो जैसे कि मैंने पूछा तो बताइए कौन सी पोएटिक डिवाइस है, इसको हम बोलेंगे एनाफोरा, राइट। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव या दो से ज़्यादा कंसेक्यूटिव लाइंस किसी सेम वर्ड से बार बार स्टार्ट होती हैं तो उसको हम एनाफोरा बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एनाफोरा यूज़ किया है और रेपिटेशन भी यूज़ किया है और पैरेंथेसिस भी यूज़ किया है। अब ये तो अमेंडा की मम्मी ने डांटा, अब अमेंडा क्या कर रही है ऐसे में, अमेंडा कुछ नहीं बोल रही है, बस सोच रही है। इस लाइन से हमें पता चलेगा कि अमेंडा कैसी बच्ची है। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताती हूँ, फिर आप मुझे बताना, बताइए अमेंडा कैसी बच्ची है। देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अमेंडा बोलती है कि एक लैंग्वेज मतलब कि शांत, साइलेंस से भरा हुआ, क्या है, सी है एमरल्ड का। एमरल्ड इज अ कलर, बेसिकली एक स्टोन होता है थोड़ा सा ग्रीनिश, है ना, एमरल्ड का स्टोन आता है, आप पहन सकते हैं, क्रिस्टल्स भी आते हैं इसके। कलर है सी ग्रीन कलर, जो सी का कलर होता है, सी ग्रीन क्यों बना है, सी जब ग्रीन ग्रीन दिखता है तो हम उसको सी ग्रीन बोलते हैं। तो वो बोल रही है कि एक ट्रैंक्विल, बेसिकली लैंग्वेज इज वेरी ट्रैंक्विल, अकेले में शांति में शांत सा वातावरण वाला एक क्या है, एमरल्ड सी है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, सोल मीन्स अलोन, मैं अकेली, इनहेबिटेंट हूँ वहाँ पर, मतलब कि रहने वाला पर्सन, इनहेबिटेंट, तो मैं ही हूँ वहाँ पर एक पर्सन, मतलब कोई और है ही नहीं, तो ना कोई शोर होगा, ना कोई डिस्टर्बेंस होगा और ना ही किसी चीज़ की प्रॉब्लम होगी, मुझे कोई शोर शराबा नहीं चाहिए, अकेले में अकेले एक सी में रहना है। अब मरमेड, और मैं कौन हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, आई एम नॉट अ गर्ल, आई एम अ मरमेड, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ब्लिसफुली हैप्पीली, ड्रिफ्ट कर रही हूँ वहाँ पर, हैप्पीली आराम से अपना ड्रिफ्ट करते हुए, मतलब हैप्पीली मैं मूव कर रही हूँ और खुशी खुशी पूरे में घूम रही हूँ। हु सेड दिस, अमेंडा। अब आप मुझे बताइए, एक लड़की जो अपने आप को मरमेड बता रही है कि मैं एक मरमेड हूँ एक ग्रीन कलर के सी में जो कि बहुत शांत है, और वहाँ जाके मैं क्या कर रही हूँ, ड्रिफ्ट कर रही हूँ, ब्लिसफुली हैप्पीली मूव कर रही हूँ, तैर रही हूँ पानी के अंदर। अगर एक मरमेड, एक लड़की ऐसा सोच रही है तो आप इसको क्या बोलेंगे, इस क्वालिटी को आप क्या बोलेंगे, बताइए। व्हाट वुड यू कॉल दिस क्वालिटी ऑफ अ गर्ल हु इज बिहेविंग सो या फीलिंग सो। वेरी गुड, हम इसको बोलेंगे उसकी इमेजिनेशन पावर, राइट। तो एक जो गर्ल है वो क्या कर रही है, वो इमेजिन कर रही है इस टाइम, राइट। तो हम कहेंगे यहाँ पर अमेंडा की इमेजिनेशन पावर। ओके, एक सेकेंड देंगे। ठीक है, चलो, तो अभी क्या हुआ, अमेंडा हमारी कौन हो गई है, एक सॉरी, अमेंडा क्या हो गई है हमारी इमेजिनेशन की, ऐसे ही एक लड़की होगी जिसकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है। अब हमें क्या करना है, हम इस पैराग्राफ के अंदर जब पढ़ रहे हैं अमेंडा के बारे में तो हमने समझ लिया कि जो अमेंडा है वो एक इमेजिनेटिव गर्ल है, मतलब कि इस लड़की के अंदर इमेजिनेशन पावर इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि हम इसकी इमेजिनेशन को क्रिएटिविटी मान सकते हैं और जान सकते हैं कि कितनी क्रिएटिव लड़की है। सोचो, इतनी छोटी बच्ची जो 8, 9, 10 साल की होगी और वो अपने आप को इतना एक मरमेड बना, मरमेड समझ गए ना आप क्या होते हैं, आधी मछली टाइप से, तो अपने आप को एक मरमेड बता रही है, मतलब एक इमेजिनेटिव गर्ल है, एक क्रिएटिव गर्ल है, अच्छी बात है। चलो, तो अब मम्मी डांट रही है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, क्रिएटिव थॉट लेकर आ रहा है। सारे वर्ड्स के मैं मीनिंग लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। लैंग्वेज मतलब काम एंड रिलैक्स्ड, ठीक है। ड्रिफ्टिंग, बहाकर ले जाना, कैरीड अवे बाई वाटर, बाई वाटर, पानी में बहाकर ले जा रहा है इसको, ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक सब। चलिए अभी सीसी लिखेंगे एक बार चैट सेक्शन में, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ,
मम्मा ने फिर डांटा, मम्मा ने, पापा ने क्या बोला, डोंट बाइट योर नेल्स। अच्छा सॉरी ये तो मैंने अपनी पोएटिक डिवाइसेस दिखानी है आपको, हाँ ठीक है, तो देख लो एक बार और कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस हैं। एनाफोरा मैंने आपको बता दिया, रेपिटेशन मैंने आपको बता दिया, इमेजिनेशन है जब वो ड्रिफ्ट करना अपने आप को इमेजिन कर रही है, एलिटरेशन है साउंड आ रहा है बार बार किसका, एस का, किस में आ रहा है भाई, अच्छा ओके, सिट अप स्ट्रेट इसमें आ रहा है, स्लाउचिंग, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, सा का साउंड बार बार आ रहा है, इसको हम एलिटरेशन बोलेंगे, ठीक है। राइमिंग स्कीम इसकी क्या हुई, बना लेते हैं, अमेंडा अमेंडा, बी अमेंडा, सी सी सी, राइट मतलब कि अमेंडा अमेंडा अमेंडा, ए और बी एक बीच में आ गया, और स्ट्रेट से इससे कोई मैच नहीं है तो सी मी एंड ब्लिसफुली सी सी सी, ई का साउंड आ रहा है, ठीक है जी। चलिए एक और इसमें जो पोएटिक डिवाइस हुई है वो है मेटाफर। कैसे यूज हुई है, जब मैंने आपको बताया एमरल्ड एक स्टोन का नाम होता है, और यहाँ पर क्या किया गया है, स्टोन मतलब कि ग्रीन कलर को यूज करने के लिए एमरल्ड वर्ड का यूज किया गया है ना। सो कंपेयरिंग द कलर ऑफ सी टू द कलर ऑफ एमरल्ड स्टोन, और इसीलिए यहाँ पे हमने सीधा सीधा मेटाफर का यूज कर दिया है। तो ये हो गया आपका पहला स्टेंजा। अब बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं अमेंडा के पास में और क्या है बोलने के लिए। अब इसकी मदर बोलती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क किया, डिड यू टाइडी अप योर रूम अमेंडा, अपना रूम टाइडी किया, साफ किया, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मैंने बोला था ना तुमको अपने शूज क्लीन करना, किए कि नहीं किए अमेंडा। अब देखो यहाँ फिर से अमेंडा अमेंडा अमेंडा, रेपिटेशन तो आपको दिख ही गया होगा, एनाफोरा फिर हो गया, डिड यू है ना। अब ये तो आपको समझ आ गया कि मम्मी ने फिर से क्या इंस्ट्रक्शंस देने शुरू कर दिए हैं, और अमेंडा क्या कर रही है भाई, भाई हमारी लड़की बड़ी ही इमेजिनेटिव है, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव थॉट वाली है, वो सोच रही है आई विश आई वर एन ऑर्फन, तो बोलती है आई एम एन ऑर्फन, मैं तो एक अनाथ हूँ, रोमिंग ऑन द स्ट्रीट, स्ट्रीट पर चल रही हूँ यहाँ से वहाँ, एंड रोम कर रही हूँ मतलब कि पता नहीं है कहाँ जाना है, रोमिंग होता है वॉन्डरिंग करना, आई डोंट नो वेयर एम आई गोइंग बट आई एम गोइंग, राइट, एंड नो बडी इज देयर टू स्टॉप मी, मेरे पेरेंट्स ही नहीं है क्योंकि मैं तो ऑर्फन हूँ, ना पेरेंट्स हैं, ना वो मुझे रोकेंगे और ना ही मुझे बोलेंगे कुछ भी। अब मम्मी ने बोला शूज साफ नहीं किए, पता है वो ऐसा क्यों सोच रही है, जब बोला भैया तुमने अपना रूम नहीं साफ किया, बोलती है इससे तो अच्छा मैं अनाथ होती, अपना घर ही नहीं है, ना घर है, ना मुझे रूम क्लीन करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर बोला शूज़ का क्या हुआ, शूज़ नहीं साफ किए, तो बोलती है आई विश आई वन एन ऑर्फन, अ पैटर्न ऑफ सॉफ्ट डस्ट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, बेयर फीट बोली ना मेरे को शूज़ चाहिए ही नहीं तुम्हारे, मुझे तो बेयर फीट रहना है, मतलब कि नंगे पैर घूमना है, और मैं क्या कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं अनाथ हूँ और मैं तो सड़क पे चल रही हूँ, तो अपने पैरों से मैं पैटर्न बना रही हूँ सॉफ्ट डस्ट पर, सो आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, डस्ट के ऊपर मतलब मिट्टी लगी हुई है पैरों में, तो सड़क पे जब मैं चल रही हूँ तो पैटर्न बन रहे हैं मेरे पैरों के छाप, फुटप्रिंट्स बन रहे हैं बेसिकली, विद माई हर्स्ट मतलब साइलेंस, आवाज़ थोड़ी आएगी, जब आप नंगे पैर चलते हो तो आवाज़ आती है नहीं ना। आपने देखा होगा जब हम कहीं सीक्रेटली जा रहे होते हैं तो चप्पल उतार देते हैं, क्योंकि चप्पलों से या जूतों से जो भी हमने पहना है वो कट 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 की आवाज़ आती है, चुपचाप साइलेंटली, तो हश्ड बेयर फीट से मैं अपने पैटर्न्स बना रही हूँ सॉफ्ट सॉफ्ट, द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। यहाँ पे फिर से पोएटिक डिवाइस यूज हुई है बच्चों, साइलेंस को कंपेयर किया गया है गोल्ड से, एंड फ्रीडम को कंपेयर किया गया है स्वीट से, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पोम की, और यहाँ बोला जा रहा है कि भाई देखो जिस तरीके से एक गोल्ड जो है वो बड़ी ही प्रेशियस थिंग है, वैल्यूएबल चीज़ है लोगों के लिए, लोग ना गोल्ड के लिए अपनी जान दे देते हैं, मतलब कि पैसे के लिए बेसिकली, तो मैं साइलेंस के लिए भी सेम कर सकती हूँ, मैं भी साइलेंस के लिए सब कुछ खत्म करने को तैयार हूँ, सब कुछ देने को तैयार हूँ, बस मुझे साइलेंस दे दो। किससे साइलेंस दे दो, ये जो मम्मी क्वैक क्वैक कर रही है ना पीछे, है ना, कितना रैंट कर रही है इसकी मदर, इसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बार बार चिल्ला रही है इसके ऊपर, तो ऐसे में ना बच्चा क्या है परेशान हो जाता है। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जब बहुत ज़्यादा आपको डांट रही है, स्कोल्ड कर रही है, तो आप इरिटेट हो जाते हो, बोला मम्मी बस यार समझ गया क्या करना है, अब आगे क्या, राइट। तो बिल्कुल सेम अमेंडा के साथ में हो रहा है यहाँ पे, और अमेंडा के पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी विद हर एट ऑल नाउ, एंड शी इज़ नॉट हैप्पी विद हर पेरेंट्स, ठीक है। तो वही वाला प्रॉब्लम, इसको कहते हैं नैगिंग करना, नैग मतलब बार बार एक ही बात पे चिल्लाए जाना। सो अमेंडा क्या कर रही है, बोल रही है आई जस्ट नीड साइलेंस, साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट, मुझे फ्री कर दो, छोड़ दो मुझे, मुझे पेरेंट्स चाहिए ही नहीं, मैं अनाथ होने में ज़्यादा हैप्पी हूँ। ऑल्दो व्हाटएवर शी इज सेइंग इज नॉट राइट,
आपके पास में पेरेंट्स हैं तो आप उनकी वैल्यू समझ नहीं पा रहे हैं, पेरेंट्स नहीं होते हैं तब पता चलता है कि पेरेंट्स की वैल्यू क्या होती है। तो अभी वो बस बच्ची है तो ऐसा बोल रही है कि मेरे को तो काश मैं अनाथ होती, सड़क पे घूम रही होती। अब घर है तो सोचो इतनी सर्दी में, इतनी गर्मी में अपने घर में रेस्ट कर रहे हो, एसी के अंदर हो या जो भी एनवायरनमेंट से आप आते हो, सड़क पे चलना इज़ नॉट ईजी, सड़क में रहना इज़ नॉट ईजी। तो वैल्यू नहीं कर रही है अमेंडा भी अपने पेरेंट्स की। तो दोनों तरफ से बात होती है ना, तो पेरेंट्स को वैल्यू करो, ये इसको सिखाया जाना चाहिए। उसके साथ साथ मम्मी पापा को भी ध्यान रखना चाहिए कि इतना भी बच्चे को नैग करना, कॉन्स्टेंटली डांटना अच्छी बात नहीं है। बच्चा एक्चुअली अग्रेसिव हो जाता है और आपकी बात नहीं सुनना, मतलब बात सुनता नहीं है, धीरे धीरे बंद कर देता है सुनना, राइट। तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला पैराग्राफ। अब आगे बढ़ते, थर्ड स्टैंजा शुरू होगा। यहाँ पे देखो आप पोएटिक डिवाइसेस देख लो एक बार। जी रेपिटेशन हो गया, मेटाफर मैंने आपको बता ही दिया है, साइलेंस को गोल्डन से या फ्रीडम को स्विच से कंपेयर किया गया, रेपिटेशन हो गया आपका, और ये आपका राइमिंग स्कीम हो गई। ठीक है, अभी क्या हुआ, थर्ड स्टैंजा शुरू हो गया बच्चों। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अब उसको चॉकलेट भी नहीं खाने दी जा रही है। रिमेंबर योर एक्ने, पता है ना एक्ने हो जाते हैं चॉकलेट खा के, मत खाओ। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, मेरी तरफ देखो जब मैं बात कर रही हूँ तुमसे। मम्मी डांट रही है, मम्मी पापा जो भी है डांट रहे हैं। अब ये अमेंडा क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी, इमेजिन करेगी। इस बार क्या इमेजिन करेगी, देखो पहले पैराग्राफ में उसने इमेजिन किया काश में मरमेड होती, दूसरे में इमेजिन किया काश में ऑर्फन होती, अब तीसरे में वो इमेजिन करेगी काश मैं रुपंजल होती। बोलती है आई एम रुपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ ट्रैंक्विल, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट माई ब्राइट हेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो अभी अमेंडा बोल रही है काश में रिपंजल होती। तो देखो रिपंजल कौन थी, अभी आपको थोड़ी सी स्टोरी पता होनी चाहिए तभी आप बता पाएंगे रिपंजल के बारे में। तो रिपंजल बेसिकली एक फेरी टेल की कैरेक्टर है, जैसे हमने स्नो वाइट सिंड्रेला इस टाइप से सुनी ना, वैसे एक रिपंजल भी थी। रिपंजल को एक राजकुमार से प्यार भी था। रिपंजल को जो विच होती है ना, विच चुड़ैल, उसको उठा के ले गई थी और एक ट्रैंक्विल टावर में डाल दिया था। जो टावर था लंबा था काफ़ी, वहाँ पे स्टेयर्स भी नहीं थे जाने के लिए। तो जब उसका राजकुमार उससे मिलने आया तो रपुंजल ने अपने बाल नीचे किए और उसके बालों को पकड़ के राजकुमार ऊपर आया। कुछ इस तरीके से इसकी स्टोरी बनती है, 5th क्लास में पढ़ाई जाती है। तो सोचो अब ये अपने आप को रपुंजल की स्टोरी से कंपेयर करिए तो समझ लो इसकी एज क्या होगी, छोटी बच्ची है ये, है ना। तो बोलती है काश में रपुंजल होती एंड आई डोंट केयर, मतलब अभी मुझे किसी चीज़ की कोई केयर नहीं है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं होता। बिकॉज एक टावर में रहना इज़ वाओ, लाइफ बहुत रेयर है वहाँ पर, मतलब बड़ा ही मज़ा आएगा, रेयर है, किसी को नहीं मिलती ऐसी लाइफ, मुझे तो चाहिए। और ट्रैंक्विल है, शांत काम, है ना, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो बोलती है अकेले रहना, एलोन, अकेले रहना है मुझे वहाँ पर, और टावर में ही मैं खुश हूँ। और मैं तो पक्का से पक्का अपने बालों को कभी नीचे नहीं करूँगी जैसे कि रपुंजल ने किया। टावर में स्टेयर्स नहीं है ना तो ऊपर आने के लिए, तो मैं तो कभी अपने बालों को नीचे नहीं गिराऊंगी, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं किसी को बुलाऊंगी नहीं अपने पास में, आई जस्ट वांट टू लिव देयर अलोन। तो ये लव स्टोरी वाला एंगल नहीं फील कर रही है क्योंकि छोटी बच्ची है, ये वो अकेले होने वाला जो एंगल है ना, ये इसने फील किया वहाँ पर कि जिस तरीके से रपुंजल अकेले रहती थी, उसके पास कोई नहीं आता था, मेरे को भी ऐसी लाइफ चाहिए, मेरे पास कोई नहीं आए। अब देखो एक छोटी सी बच्ची जो अपने आप को एक टावर में बंद कर देना चाहती है, अकेले रहना चाहती है, किसी को अंदर आने की कोई इजाज़त नहीं देना चाहती है, सोचो वो किस मेंटालिटी से गुजर रही होगी, भले ही उसके पेरेंट्स उसके बारे में कितना भी अच्छा सोच रहे हो। यही है रियल लाइफ, रियल जो प्रॉब्लम है ना बच्चों के साथ में और पेरेंट्स के साथ में वो यही है। पेरेंट्स को लगता है कि हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रही है कि इसके चक्कर में जो बच्चा है ना बहुत ज़्यादा दूर होता जा रहा है। मतलब एक ऐसा खुशहाल बच्चा जिसकी इमेजिनेशन इतनी अच्छी है, वो अपने आप को एक टावर में बंद कर देना चाहती है ताकि उसको कोई भी आए ना उसके पास में और उसको डांटे ना, उसको कुछ ना बोले। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन क्यों आई होगी, पहली बार डांटने से आ गई होगी, दूसरी बार नहीं। ये तब आती है जब आप कॉन्स्टेंटली अपने बच्चे को नैग करते हो, परेशान करते हो, बच्चा एकदम फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है यार प्लीज़ मैं ना इससे तो अच्छा अकेला ही रहूँगा, अनाथ होता इससे तो अच्छा, ऐसा जो ये सोच रही है। तो ये सिचुएशन आए इससे पहले ही पेरेंट्स को क्या है, बच्चे को थोड़ा फ्रीडम देना शुरू कर देना चाहिए। ये लर्निंग यहाँ पे आपको मिलती है। अब देखो अब जो है, अच्छा अब यहाँ पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। देखो एक आपको इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस यहाँ मिलेगी, दैट इज एल्यूजन। शायद हमने किसी पोम के अंदर इसको पहले पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं समझा देती हूँ कि एल्यूजन होता क्या है। पहली बात, एल्यूजन इल्यूजन नहीं होता है, ठीक है, एल्यूजन इज नॉट एल्यूजन।
इल्यूजन में आई लगेगा, इल्यूजन में ए लगेगा। इल्यूजन मतलब भ्रम, इल्यूजन मतलब किसी रेफरेंस को कहीं से लेना, उठाना। मतलब कि अगर मैंने रुपंजल वर्ड या सिंड्रेला वर्ड या स्नो वाइट वर्ड अपने चैप्टर में यूज़ किया होता, जो कि मैंने रुपंजल किया है, इसका मतलब क्या हो गया? कौन है रुपंजल? मैंने बनाई है? नहीं, एक कैरेक्टर है जो ऑलरेडी किसी फेरी टेल में चला आ रहा है। उस फेमस कैरेक्टर को वहाँ से उठा के हमने यहाँ, आप देखो हमने ये यूज़ किया हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल में, जिसमें हमने एक फेमस बंगाल टाइगर या एशियाटिक लायन की बात करी है। अब ये जो लायन एंड टाइगर है ना, दे आर एक्चुअली फेमस ऑलरेडी, है ना, तो उसको उठाना इज इल्यूजन। इसी तरीके से रुपंजल को एक कैरेक्टर की तरह लेकर आना अपने पोम के अंदर। अब हमने रुपंजल लिखा है तो हमें बताना नहीं पड़ेगा रुपंजल कौन, ऑलरेडी जिसको पता है रुपंजल वो समझ जाएगा, ओ अच्छा ये तो उस रुपंजल की बात है। हमें कैसे पता चला उस रुपंजल की बात है? क्योंकि उस रुपंजल को हम ऑलरेडी कहीं पढ़ कर आए हैं, तो वहाँ से रेफरेंस उठाना, इसी क्राइटेरिया को बोलते हैं पोएटिक डिवाइस। कौन सी वाली? एल्यूजन। रेपिटेशन तो है ये, जब अमेंडा बोला जा रहा है बार बार, ठीक है। चलिए अब देखो, ये लास्ट का स्टैंजा है बच्चों, आप कुछ नोटिस कर रहे हैं? यहाँ वाला पार्ट खाली है, अमेंडा तो कुछ बोल ही नहीं रही है, कुछ सोच ही नहीं रही है, शांत हो गई है। क्यों हुआ ऐसा? मदर वो बार बार अमेंडा को स्कोल्ड कर रही है और अमेंडा अपने धुन में है, सोच रही है, लेकिन लास्ट में क्या होता है? मदर ने तो डांटना कंटिन्यू रखा क्योंकि वो सही समय पर सही डिसीजन ले नहीं पाई। हम जो बोल रहे हैं ना, बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएं या अपने इंस्टिंक्ट्स को भूल जाएं, अपने फ्रीडम को भूल जाएं, क्रिएटिविटी उनके अंदर बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए, उसके सोचने की पावर ही ख़त्म हो गई। इस बात को देर ना हो जाए उससे पहले आप समझ जाओ आपके बच्चे क्या चाहते हैं आपसे। थोड़ा सा थोड़ा सा फ्रीडम दो, थोड़ा उनके बारे में भी सोचो, थोड़ा उनको सुनो, हमेशा मत डांटो, थोड़ा प्यार भी करो, थोड़ा समझाओ भी प्यार से। अगर नहीं करोगे तो ये होगा, क्या होगा? बच्चे ने अपनी क्रिएटिव फ्रीडम ख़त्म कर दी। अब वो बिल्कुल नहीं सोचती, बिल्कुल कुछ नहीं उसके माइंड में चलता, कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं आता, अब वो बस शांत रहती है। मतलब उसका जो लोटस था ना, ये मैंने कहीं पे ना थ्योरी, पेडागोजी की थ्योरी में पढ़ा था कि बच्चे के अंदर ना एक लोटस होता है, वो ऐसे ओपन है, और वो टीचर जब एंटर करती है स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर, तो वो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन भरती जाती है, या पेरेंट्स या जो भी है। अच्छा, वो जो लोटस है बच्चे के ऊपर ना, वो बड़ा सेंसिटिव होता है, ट्यूलिप बोलते हैं, बड़ा सेंसिटिव होता है। तो अगर आपने उसको डांटा या आपने कुछ ऐसा किया जो उसके इंस्टिंक्ट्स के खिलाफ है, तो एकदम से उसको क्लोज कर देगा। अब जब वो एक बार बंद हो गया, तो अब आप कुछ भी बोलते जाइए, क्लास में उसको कुछ समझ नहीं आएगा। ये हमने अपनी टीचिंग मेथड्स की पेडागोजी की क्लास में समझा था। अब उसको ओपन करना आपका काम है एज अ टीचर, तो आप धीरे 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 उसको, उस लोटस को ओपन करेंगे, वो खुलेगा, बच्चा समझने की कोशिश करेगा आपकी बात, और अगर ये ओपन है तो ही वो आपकी बात सुन रहा है, अदरवाइज आप बोलते रहो कुछ भी, बच्चा सुन ही नहीं रहा, उसका तो लोटस बंद है। तो बेसिकली दिस इज़ एन एक्सरसाइज। तो ये सेम, अब अमेंडा अमेंडा अब तक तो क्रिएटिव थी, सुन रही थी बातें, अपनी इमेजिनेशन में खोई हुई थी, बट अब वो इतनी फेडअप हो गई है कि अब उसने इमेजिनेशन बंद कर दी है। मदर बोलती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। ये जो सल्किंग मूड है ना, मूडी बिहेवियर, प्लीज़ इसको ख़त्म कर दो, है ना, सैड मत रहो, ये जो सैड सा फेस बना के रहती हो ऑल द टाइम, यू आर ऑलवेज सो मूडी। कितना मूडी हो तुम अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू। हर किसी को क्या लगेगा मैं क्या कर रही हूँ, तुमको नैगिंग कर रही हूँ, मतलब कि तुम्हें डांट रही हूँ, तो ऐसे क्यों कर रही हूँ अमेंडा, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट, राइट। एक सेकेंड देंगे बच्चों। ठीक है, हाँ, सो एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, मतलब वही जो मैंने आपको बोला, नैगिंग मतलब डांटना, स्कोल्डिंग करना, तो हर किसी को क्या लगेगा मैं तुम्हें स्कोल्ड करती रहती हूँ, तो प्लीज़ अमेंडा स्टॉप डूइंग दैट, डोंट फील सैड और डोंट बी इन अ बैड मूड, इतने खराब से मूड में मत रहो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा, अमेंडा अमेंडा अमेंडा, रिपीटिशन अलग है। और जब मम्मा डांट रही है तो अमेंडा फिर से कुछ तो सोचती, क्योंकि बड़ी क्रिएटिव लड़की है, बट अब नहीं सोच रही है, क्यों? क्योंकि उसने सोचना बंद कर दिया है, अब वो सिर्फ और सिर्फ साइलेंट रहती है, मम्मी की डांट खाती रहती है, और यहीं पे हमारी पोम फिनिश हो जाती है। अब आप देखेंगे कि कितने सैड नोट पर हमारी पोम फिनिश हुई है बच्चों, वेरी वेरी सैड। हमको वी शुड फील वेरी सैड अबाउट दो स्टूडेंट, दो चिल्ड्रन
जो अपने पेरेंट्स की डांट खा खा के अपने जो बिहेवियरल पैटर्न है उसको बिल्कुल चेंज कर देते हैं, दबा देते हैं। शायद ये लाइफ में कुछ अच्छा करती, कोई अच्छी पोइटिस्ट बन जाती, कोई आर्टिस्ट बन जाती, कोई क्रिएटिव कुछ भी कहीं भी इसका माइंड चल रहा होता, कार्टूनिस्ट बन जाती, कुछ ढंग का करती। लेकिन इसकी मदर ने उस टाइम पे इसकी इस क्वालिटी को नहीं समझा और इसको डांट डांट के इसका जो लोटस है उसको बंद कर दिया। अब ये बिल्कुल साइलेंट बच्चे की तरह रहती है। अब बोलेंगे बच्चा बिल्कुल बुद्धू है। अरे वो बुद्धू नहीं था, वो तो बहुत क्रिएटिव था और उसी हिसाब से काम कर रहा था। आप समझे ही नहीं उसको। आपने बस ये देखा कि बेटा ये मत कर, वो मत कर, ऐसे मत कर, वैसे मत कर, बेड साफ कर, कमरा साफ कर, जूते साफ कर। ऐसा कर करके उसको बिल्कुल डांट डांट के उसको इतना कमज़ोर बना दिया, उसको इतना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर डाल दिया कि अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस बचा ही नहीं है, उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी बची ही नहीं है। अब वो बिल्कुल साइलेंट है। ये करना इज़ नॉट गुड फॉर द चाइल्ड एंड फॉर द पेरेंट। तो ऐसा समय आए इससे पहले ही सुधर जाओ। और ऐसा नहीं है कि 10th में बच्चा है, बहुत बड़ा हो गया है, बहुत समझदार हो गया है। बच्चे बच्चे ही होते हैं। पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स के सामने आते ही बच्चा बच्चा बन जाता है, चाहे वो बाहर कुछ भी कर रहा हो। आप नोटिस करेंगे क्योंकि उसको वहाँ से एक अलग ही पेरेंट्स के साथ अलग अटैचमेंट होता है, अलग अफेक्शन होता है कि पेरेंट्स हैं, ये तो मेरी बात सुनेंगे ही सुनेंगे। उस ट्रस्ट को नहीं तोड़ना चाहिए। पेरेंट्स को बच्चे को वो बिलीव दिलाना चाहिए कि तू मेरे पास सेफ है, सिक्योर है और यू आर माई चाइल्ड, डोंट वरी, आई एम हियर टू टेक केयर ऑफ़ यू। बच्चे को आप ही से अगर डर लगने लगा, आप ही से अगर बच्चा दूर जाना चाहता है तो फिर क्या ही सेफ है उसके लिए। फिर तो वो बिल्कुल maybe he will not feel safe in the world and maybe he will try to hide himself in tranquility, जैसे कि अमेंडा कर रही है। तो ये समय ना आए इससे पहले पेरेंट्स को और बच्चे को अपनी बॉन्डिंग और ज़्यादा अच्छी करनी है। कैसे होगी ये बॉन्डिंग अच्छी, पोम में तो हमें नहीं बताया गया है, लेकिन हम लोग इसको और चैप्टर्स के थ्रू समझ सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर क्लास 10 में इसी तरीके से दिए गए हैं जिसमें पेरेंट्स की बच्चे के साथ बॉन्डिंग, टीचर्स के साथ बॉन्डिंग बताई गई है। तो इस पोम को तो अभी यहीं एंड करेंगे। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इसकी बता दी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसके भी पोइटिक डिवाइसेस रहेंगी जिसमें आपका एक तो अलिटरेशन हो गया, एस का साउंड रिपीट हो रहा है बार बार, सल्किंग में स्टॉप दैट सल्किंग, राइट, और एमेंडा वर्ड रेपिटेशन है। और ये इसकी पोइटिक डिवाइस बार बार आपको दिखाई दे रही है, राइमिंग स्कीम। नीचे वाला पैराग्राफ तो बिल्कुल खाली है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। सो दैट इज़ इट। ये है आपकी पोम अमेंडा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में करके दूंगी। तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड टेक केयर।